हेलो विद्यार्थीगण, प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने कल हिंदी के विकास क्रम पर चर्चाएं की थी और ये उसी के आगे के क्रम की क्लास रहेगी। जिन जिन बातों पर हम लोगों ने चर्चाएं कर ली थी उनसे हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने कल बात की थी हिंदी का विकास, और हिंदी का विकास जो हुआ था वो कितने चरणों में हुआ था और कैसे कैसे जाना था हम लोगों ने। जैसे हम लोगों ने हिंदी के विकास क्रम की बात की थी, जो हिंदी का जो विकास क्रम है इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि इसको हम लोगों ने प्राचीन हिंदी के इतिहास, मध्यकालीन हिंदी के इतिहास और आधुनिक हिंदी के इतिहास के रूप में हम लोगों ने इसको जाना था। प्राचीन हिंदी के इतिहास में हम लोगों ने बातें की थी कि दो भाषाओं का विकास हुआ था, एक आपका वैदिक संस्कृत, दूसरा आपका लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में हम लोगों ने वेद व्यास जी के बारे में जाना था, लौकिक संस्कृत में हम लोगों ने महर्षि पाणिनि जी के बारे में जाना था। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की और वैदिक संस्कृत को सरल रूप प्रदान किया, क्योंकि वैदिक संस्कृत जटिल भाषा के रूप में देखी गई थी और इसको आगे की पीढ़ी में भेजना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की जब रचना कर दी थी पाणिनि जी ने, तब इसके सरलतम स्वरूप को हम आगे की पीढ़ियों तक लेके आए हैं। तो इसी कालक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हम लोगों ने जब बातें की थी तो वो ये थी कि हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी प्राचीन हिंदी की बात की थी। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी की बात की थी, मध्यकालीन हिंदी, और फिर हमने बात की थी आधुनिक हिंदी की, आधुनिक हिंदी की बात की थी। प्राचीन हिंदी का अगर कालक्रम देखा जाए तो विद्वानों के अनुसार 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। मध्यकालीन हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और आधुनिक हिंदी की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के अब तक जो समय है वो आधुनिक हिंदी के रूप में हम लोग इसको पहचानते हैं। तो इनके कालक्रम को हम लोग जान चुके थे और पहचान चुके थे कि प्राचीन हिंदी का विकास, मध्यकालीन हिंदी का विकास, आधुनिक हिंदी के विकास में किस प्रकार से इनका विकास क्रम देखा था हम लोगों ने। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हिंदी का जो विकास क्रम देखने को मिला है, और वो विकास क्रम जो देखने को मिला है वो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और फिर हमारी हिंदी से शुरू होता है। यही हम लोगों ने कल बातें की थी और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जब इस चर्चा को आगे बढ़ा के चलेंगे तो यही संस्कृत जो थी इसका विकास आपका लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य में देखने को मिला था। और इसमें दो भाषाओं का विकास हुआ था, एक आपकी थी वैदिक संस्कृत, एक आपकी थी वैदिक संस्कृत और दूसरी आपकी थी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बारे में हम लोगों ने बातें की थी, लौकिक संस्कृत के बारे में हम लोगों ने बातें की थी। वैदिक संस्कृत के जन्मदाता वेद व्यास के रूप में पहचाना था और लौकिक संस्कृत के जन्मदाता के रूप में हमने महर्षि पाणिनि के बारे में जाना था। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की गई थी, इसके ऊपर भी हम लोगों ने कल चर्चाएं की थी। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक ये वैदिक संस्कृत के बिगड़ते हुए स्वरूप को संभालने का काम करी और कैसे कैसे इसने बिगड़ते हुए स्वरूप को कैसे संभाला, कैसे पीढ़ी के आधार पर इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। अर्थात इसने थोड़ा सा वैदिक संस्कृत को सरल रूप प्रदान करने का काम किया था। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक जो कि एक संस्कृत की पहली व्याकरण के रूप में पहचानी गई थी। तो यहाँ पर आपके वैदिक संस्कृत में आपके वेद व्यास पे हम लोगों ने कल बातें की, वेद व्यास, और लौकिक संस्कृत में आपने महर्षि पाणिनि जी के बारे में हम लोगों ने कल बातें की थी। पाली भाषा का विकास जो माना गया है ये कहीं ना कहीं
पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा, ये आपका मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, ये आपका प्राचीन हिंदी, और ये वाला क्रम जो होगा ये आपका आधुनिक हिंदी। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हम लोगों ने वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बारे में अध्ययन किया है। मध्यकालीन हिंदी का विकास जो होता है ये आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व के मध्य देखने को मिलेगा। इसमें महात्मा बुद्ध आए और इन्होंने आकर के पाली भाषा को प्रतिपादित किया। महावीर स्वामी आए, इन्होंने प्राकृत भाषा को बनाया। स्वयंभू, सरहपा वगैरह आए, ये जो विद्वान थे इन्होंने अपभ्रंश भाषा को प्रतिपादित किया। और बहुत से विद्वान ऐसे हैं जो अपभ्रंश भाषा को ही पुरानी हिंदी मानते हैं, जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का विकास ही अपभ्रंश भाषा से माना, अर्थात जो हिंदी भाषा का स्वरूप जो है ये अपभ्रंश भाषा से प्रतिपादित कर दिया है। अर्थात हिंदी का जो विकास देखेंगे हम लोग वो किस भाषा से होगा, वो अपभ्रंश भाषा से होगा। मतलब कि सीधा सा आपको ये जानना है कि जितनी भी भाषा, जो हिंदी भाषा का आधार जो आप देखेंगे ये सारे के सारे अपभ्रंश भाषा के संक्रमणकालीन भाषा से लिया जाए। तो अभी हम लोगों ने जैसे बातें की थी कि किस प्रकार से यहाँ पर अपभ्रंश भाषा का आधार जो देखने को मिलेगा, और इन अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई कितनी भाषाएं हैं, कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, इनके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। जैसे हमने बात की थी कि अपभ्रंश भाषा से विकसित भाषा जो है आपकी, वो कौन कौन सी भाषा अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है। तो अपभ्रंश भाषा से विकसित भाषा सबसे पहले देखेंगे, अपभ्रंश का परावर्तन जो देखेंगे वो सौर सैनी से देखेंगे, और सौर सैनी में आप देखेंगे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। हालांकि सौरसेन का परावर्तन जो आपकी आधुनिक भाषाएं, जो उपभाषाएं बनती हैं वो आपकी गुजराती भी है, लेकिन गुजराती आपकी हिंदी की बोलियों का निर्माण नहीं करेगी। गुजराती का संबंध हिंदी से नहीं रखा जाएगा। यहाँ पर नंबर 2 पे अगर हम लोग बात करें पैचासी भाषा, तो पैसाची भाषा जो है आपकी, ये आपकी लहंदा पंजाबी, ब्राचड़ भाषा सिंधी, महाराष्ट्री भाषा मराठी, और मागधी भाषा बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, और अर्धमागधी भाषा ये आपकी पूर्वी हिंदी है। इन समस्त उपभाषाओं में हम ऐसी उपभाषाओं को उठा लेंगे जिनका संबंध हिंदी से है। अर्थात अपभ्रंश से परावर्तन जो आप देखेंगे, तो अपभ्रंश से परावर्तित जो होंगी वो भाषाएं आपकी होंगी कितनी, 7 भाषाएं होंगी। अपभ्रंश से परावर्तित जो भाषाएं होंगी वो हमारी कौन सी होंगी, वो कितनी भाषाएं होंगी, 7 भाषाएं होंगी। और इन अपभ्रंश से परावर्तित होने के बाद में जो उपभाषाएं बनेंगी और उपभाषाओं से आपकी बोलियां बनेंगी, तो हिंदी में जो आप बोलियां देखेंगे, हिंदी में जो भाषाएं देखेंगे, हिंदी का विस्तृत स्वरूप देखेंगे, इन पर हम लोग कहीं ना कहीं अभी बात करने वाले हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बातें की थी कि जो अपभ्रंश का परावर्तन स्वरूप देखेंगे वो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे हम लोगों ने बातें की हैं कि भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम जो है वो हमारे अपभ्रंश भाषाओं का संबंध यहाँ पर स्थापित करवाता है। जैसे अपभ्रंश भाषा से आपकी सौरसेन भाषा का विकास हुआ है। अपभ्रंश भाषा जब सौरसेन भाषा का विकास हुआ है तो सौरसेन से परावर्तित आपकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ये आपकी कहीं ना कहीं 3 भाषाएं जो हैं ये हमारी उपभाषा के रूप में पहचानी गई, जो किससे परावर्तित हुई हैं, सौरसेनी भाषा से परावर्तित हुई हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से परावर्तित हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। सौरसेन से परावर्तित अर्धमागधी हुई है, और अर्धमागधी जो हुई है वो कौन कौन सी हुई है आपकी, अर्धमागधी से आपकी बनी कौन सी, पूर्वी हिंदी, और मागधी से आपकी कौन, बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया बनी है, और खस भाषा से आपकी कौन बनी है, पहाड़ी हिंदी बनी है। इसके अलावा ब्राचड़ से आपकी पंजाबी, सिंधी भाषा, और महाराष्ट्र से आपकी मराठी भाषा का विकास होता हुआ दिखाई दिया है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें
कि जो उपभाषाएं थीं ये ऐसी उपभाषाएं हैं जिनका संबंध हम लोग हिंदी से लेंगे। किससे लेंगे? हिंदी। अभी आपसे पूछेगा हिंदी का विकास कितनी भाषाओं से होता है, कितनी इसमें बोलियां होती हैं, इनको हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो अपभ्रंश से परावर्तित होकर के जो उपभाषा बनाई है इसने राजस्थानी, तो राजस्थानी जो भाषा है इसमें कौन कौन सी बोलियां होती हैं? तो जो राजस्थानी भाषा में जो पूरा राजस्थान जब देखेंगे तो उत्तर में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? ये उत्तर में आपकी मेवाती भाषा बोली जाती है। दक्षिण की अगर हम लोग बात करेंगे तो दक्षिण में आपकी कौन सी बोली जाती है? मालवी बोली जाती है। अर्थात दक्षिणी राजस्थानी को हम लोग क्या बोलेंगे? मालवी। उत्तरी राजस्थानी को हम लोग क्या बोलेंगे? मेवाती बोलेंगे। और राजस्थान का अगर मानचित्र आपने देखा है तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में जब देखेंगे तो पूर्व में आपको मिलेगा जयपुर। तो जयपुर क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो आपकी कौन सी बोली जाती है? जयपुरी भाषा या फिर दुंधाड़ी भाषा। और पश्चिम साइड में आपकी जो भाषा बोली जाती है आपकी मारवाड़ी भाषा है। राजस्थान से परावर्तित होकर के ये 4 बोलियां प्रयोग में आई हैं। एक उत्तर में बोली जाने वाली मेवाती, दक्षिण में बोली जाने वाली मालवी, पूर्व में बोली जाने वाली दुंधाड़ी या फिर जयपुरी, और पश्चिम में बोली जाने वाली आपकी मारवाड़ी। हम लोगों ने इन 4 भाषाओं के बारे में यहाँ पर देखा है कि राजस्थान से जो परावर्तित जो हुई है, तो राजस्थान से जो परावर्तित जो हुई है वो कौन हुई है? कितनी बोलियाँ हुई हैं परावर्तित? 4 बोलियाँ हुई हैं। कौन कौन सी 4 बोलियाँ परावर्तित हुई हैं? मेवाती, मालवी, दुंधाड़ी और मारवाड़ी। आगे पश्चिमी हिंदी से आपकी कौरवी भाषा बनी है। कौरवी भाषा बोलो या इसी को हम लोग खड़ी बोली के रूप में इसको पहचान सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी का परावर्तित स्वरूप जो बोली के रूप में बना है वो कौरवी हिंदी बना है और आपका खड़ी बोली बना है। नंबर 2 आपका हरियाणवी बना है, ब्रजभाषा है, और बुंदेली भाषा और कन्नौजी भाषा है। मतलब पश्चिमी हिंदी से जो परावर्तित बोलियां हुई हैं वो कितनी हुई हैं? 1, 2, 3, 4, 5। पश्चिमी हिंदी से परावर्तित हिंदी की बोलियां कितनी है? 5 बोलियां हैं और 5 बोलियों में आपकी खड़ी भाषा है। तो खड़ी बोली जो है ये किस अपभ्रंश का परावर्तन है? तो पश्चिमी हिंदी का परावर्तन है। और खड़ी बोली जो है ये आपकी हमारे मेरठ साइड, उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे प्रांत जहां पर खड़ी बोली बोली जाती है, तो मेरठ के आसपास का पूरा क्षेत्र देख लेंगे, दिल्ली के आसपास का पूरा क्षेत्र देख लेंगे, आगरा के आसपास के क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे अधिक आपका खड़ी बोली का प्रचलन शुरू किया जाता है। खड़ी बोली जो इसका नाम हुआ है, खड़ी बोली इसका जो नाम पड़ा है ये अपने में एक विशेषता रखने के कारण पड़ा है। जैसे खड़ी बोली, ज़्यादातर आप जब देखेंगे इस खड़ी बोली में ज़्यादातर खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें ज़्यादातर किसका प्रयोग किया जाता है? खड़ी पाई का। खड़ी पाई क्या होता है? ये खड़ी पाई है, मतलब कि इसमें ज़्यादातर खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें शब्द का निर्माण, शब्द रचना ही खड़ी पाई के प्रयोग से होती है। और ये थोड़ी सी कैसी एक कर्कश भाषा है। कैसी भाषा है? कर्कश भाषा है। कर्कश बोले तो कैसी? थोड़ी सी कटु भाषा है। अर्थात अगर हम लोग बात करेंगे कि कर्कश भाषा है तो कर्कश भाषा बोले तो कैसी है? ये थोड़ी सी हमारी कर्कश कटु भाषा है, कड़वी लगने वाली भाषा है, लेकिन ये बिल्कुल शुद्ध भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। खड़ी बोली जो हमारी कैसी है? ये शुद्ध भाषा है। इसके बाद में अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर तो हरियाणवी है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है और कन्नौजी भाषा जो है किससे परावर्तित होती है? ये आपकी होती है पश्चिमी हिंदी से परावर्तित होती हुई दिखाई देती है। पूर्वी हिंदी की जब बात करेंगे तो पूर्वी हिंदी में आपकी अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी देखेंगे। और इसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो अगली भाषा का क्रम जो चलेगा वो चलेगा आपका कौन सा? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की जब बात करेंगे तो आपका बिहारी हिंदी, ये बिहारी हिंदी अपभ्रंश का परावर्तित स्वरूप है। और अपभ्रंश के परावर्तित स्वरूप के आधार पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं बिहारी हिंदी की, तो जब बिहारी हिंदी की जब बात करेंगे तो इससे हमारी 3 भाषाओं का विकास होता है। और 3 भाषाएं जो हैं हमारी वो कौन कौन सी है? एक तो आपकी भोजपुरी भाषा है, दूसरी आपकी मगही भाषा है और तीसरी आपकी मैथिली भाषा है। भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये जो आपकी भाषाएं हैं ज़्यादातर वर्तमान में नेपाल में बोली जाती हैं और आपके उत्तर प्रदेश में भी इन भाषाओं का प्रचलन देखने को मिलेगा। और साथ में आपके बिहार क्षेत्र में इन भाषाओं का कहीं ना कहीं बोलबाला दिखाई देता है। मतलब कि बिहारी हिंदी जो है
ये बिहारी हिंदी से 3 बोलियों का विकास हुआ है, और 3 बोलियों का जो विकास हुआ है वो आपका एक भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा है। इसके बाद में पहाड़ी हिंदी की जब बात करेंगे, पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली आपकी हिंदी की भाषा जो है ये आपकी हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो इसको हम लोगों ने इनको बोलियों को नाम दिया है, एक का नाम है कुमायूनी और एक का नाम है गढ़वाली। और यहीं पर कुछ छोटे छोटे जो लोग हैं, जो छोटे छोटे क्षेत्र में विस्तृत लोग हैं, वो यहाँ पर मंडियाली भाषा के रूप में भी इसको पहचानते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि 1 2 3, तो 3 और 2 5 भाषाओं का विकास आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जब 5 भाषाओं का विकास आपने यहाँ पर देख लिया है तो इसके साथ साथ कहीं ना कहीं 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, तो आपने कुल बोलियां जो पहचानी, यहाँ पर कुल कितनी बोलियां देखी, तो आपने बोलियां जो यहाँ पर देखी वो कितनी बोलियां देखी, 17 बोलियों को आपने यहाँ पर देख लिया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे अपभ्रंश से परावर्तित होकर एक नए स्वरूप के आधार पर बोलियों का वर्गीकरण किया जाता है। और परीक्षा में आपसे पूछता है कि बताओ भाई हिंदी की अपभ्रंश से परावर्तित कितनी भाषाएं होती हैं, कितनी बोलियां होती हैं। तो हिंदी की अगर पूछ रहा है, क्योंकि अपभ्रंश से परावर्तित उपभाषाएं एक नहीं है, अनेक हैं, और अगर आपसे हिंदी की जब पूछ रहा है तो उसमें से आपको निकालनी पड़ेंगी कि हिंदी की कौन कौन सी उपभाषाएं हैं, कौन कौन सी हिंदी की बोलियां हैं। इसके बारे में हम लोग कहीं ना कहीं चर्चा कर चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि हिंदी का विकास आधार जो लिया जा रहा है वो कैसे कैसे लिया गया था और कहाँ कहाँ पर आकर के इन लोगों ने बातें की थी। जैसे मैंने बोला कि हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली, आपकी हिंदी में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग की जाने वाली, परीक्षा में भी पूछी जाने वाली जो है आपकी, वो कौन है, खड़ी बोली है। खड़ी बोली। तो खड़ी बोली की जब बात करेंगे तो खड़ी बोली की विशेषता समझो पहले क्या है। खड़ी बोली आकार बहुलक है, इसका जो क्षेत्र है आकार बहुलक है, बहुलक है, बहुलक है, अर्थात एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरी विशेषता ये कर्कश है, थोड़ी सी कैसी है, ये कर्कश भाषा है, इसमें नरमी नहीं है, इसमें सौम्यता देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि भाई कर्कश है तो कर्कश मतलब क्या होता है, ये शुद्ध भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है, इसमें बिल्कुल शुद्ध भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। कैसे प्रयोग की जाती है, शुद्ध भाषा के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। खड़ी बोली में अगर हम लोग बात करेंगे तो खड़ी बोली के जो कवि के रूप में पहचाना जाता है वो किसको माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है कि खड़ी बोली में सर्वाधिक रचनाएं जो लिखी हैं वो किसने लिखी हैं, अमीर खुसरो ने लिखी हैं। अर्थात कहीं ना कहीं अगर हम खड़ी बोली की बात करें, खड़ी बोली इसका नाम किसने दिया है, खड़ी बोली के साथ साथ खड़ी बोली को और किस अन्य नाम से जाना जा सकता है। इसी खड़ी बोली को हम लोग जनपदीय भाषा, जनपदीय भाषा, जनपदीय भाषा के नाम से भी जानते हैं। इसी खड़ी बोली को हम लोग अन्य आधार पर भी जानते हैं, टकसाली भाषा भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टकसाली भाषा भी बोलते हैं। इसी को हम लोग टकसाली भाषा बोलते हैं, इसी को हम लोग जनपदीय भाषा बोलते हैं, इसी को हम लोग खड़ी बोली कहकर भी संबोधित करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग इसको कौरवी के नाम से भी जानते हैं। इसको किस भाषा के नाम जानते हैं, कौरवी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इसी भाषा को हम लोग बोलते हैं कौरवी भाषा। अब बात आती है कि खड़ी बोली को कौरवी भाषा किसने कहा है, खड़ी बोली को खड़ी बोली नाम किसने दिया है, खड़ी बोली को जनपदीय भाषा किसने कहा है, और खड़ी बोली को टकसाली भाषा जो नामकरण दिया है वो किसने दिया है। खड़ी बोली को खड़ी बोली जो कहा है ये किस विद्वान ने कहा है, खड़ी बोली को जो खड़ी बोली कहा है वो किस विद्वान द्वारा यहाँ पर खड़ी बोली को खड़ी बोली बोला गया है। तो लल्लू लाल का नाम सुना होगा, लल्लू लाल, लल्लू लाल द्वारा इसको क्या बोला गया है, लल्लू लाल द्वारा इसको खड़ी बोली इसका नामकरण किया गया है। खड़ी बोली को जनपदीय भाषा के रूप में जो पहचाना है वो किसने पहचाना है, सुनीत कुमार चटर्जी ने पहचाना है। किसने पहचाना है, सुनीत कुमार